नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है कोटद्वार से, जहां पर सीएम जो है कोटद्वार दौरे पर हैं। पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल मंडल स्तरीय अग्निवीर योजना का करेंगे शुभारंभ। मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल परिसर में करेंगे शुभारंभ के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की, जिला पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां की। बड़ी खबर इस वक्त की कोटद्वार से, जहां पर शुभारंभ के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। जिला पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। कोटद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, कोटद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल मंडल स्तरीय अग्निवीर योजना का शुभारंभ करेंगे। मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल परिसर में करेंगे शुभारंभ के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दून विश्वविद्यालय पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत, सहकारिता सम्मेलन में हुए शामिल। तो बड़ी खबर टेलीविजन स्क्रीन पर, जिला सहकारी बैंक के सचिव भी यहां पर मौजूद, सहकारिता सम्मेलन में हुए शामिल। देहरादून दून विश्वविद्यालय पहुंचे मंत्री, सहकारिता सम्मेलन में हुए शामिल। जिला सहकारी बैंक के सचिव भी यहां पर मौजूद। विश्वविद्यालय पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत। देहरादून से ये खबर, बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए और जिला सहकारी बैंक के सचिव भी इस सम्मेलन में मौजूद। विश्वविद्यालय पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार देर शाम मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जिला पंचायत चुनाव के अलावा अन्य दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हाय हैदर असल हरीश रावत का आरोप है कि हरिद्वार में पंचायती लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसी को लेकर हरदा उपवास पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब हरदा मुख्यमंत्री आवास पर उपवास में बैठने से पहले सीएम धामी से मुलाकात की। इस बैठक से पहले हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धामी जी ने सौहार्दपूर्ण भाव से मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे आवास पर आकर मुझसे भेंट की और मुझे यह लगा कि मैं बिना उनसे भेंट किए उपवास पर बैठूंगा तो इससे मेरा छोटापन जाहिर होगा। इस मुलाकात में उनके सामने हरिद्वार का प्रसंग भी रखूंगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आगे लिखा कि मैं यूं ही उपवास पर नहीं बैठना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद फिर मैं अंतिम रूप से बैठूंगा, क्योंकि इस बार मैं वह आंशिक सांकेतिक उपवास नहीं करूंगा। मैं बैठूंगा तो फिर उपवास पर ही बैठूंगा। पंचायती चुनावों में जिस तरीके से ग्रामीण नेतृत्व को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, परिसीमन और आरक्षण के वेपन का इस्तेमाल करके नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चुनाव होना चाहिए था उसको प्रभावित करने की चेष्टा की गई, वो मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा। मैंने कहा मैं इतना व्यथित था, उसी के लिए मैंने कहा आपके घर पर मुझे उपवास का निर्णय लेना पड़ा। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसमें सुधार और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग नियमों की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, जिससे आपदा में प्रभावित होने वाले पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधक नीति के बारे में बोलते हुए सांसद अजय टम्टा ने कहा कि वर्तमान आपदा नियमों में आ रही व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार से वार्ता की जाएगी और इसके लिए मानक भी बनाए जाएंगे, जिससे आपदा से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। बंदा का भी नहीं देते, ऐसे बंदे बच्चों ले आओ ना आप, वो मार
आपदा के मानकों के लिए आपका कहना है कि जो भवन टूट जाते हैं, भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खेतों के और रास्ते के और पानी की योजनाएं क्षतिग्रस्त ध्वस्त हो जाती हैं, उनके लिए सरकारी पैमाने के आधार पर पटवारी और तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट और आख्या के बाद उसका जो मुआवजा तय केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को दिया जाता है, उसका पैसा उतने निर्माण कार्य को करने के लिए किया जाता है। उधर उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर आयोजित होने वाले हनोल के महासू मेले को राष्ट्र मेला घोषित कर दिया गया है। 30 तारीख को होने वाले जागड़ा हरियाली मेले की तैयारियों को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने बताया कि महासू मेले को राष्ट्र मेला घोषित किया जा चुका है और इसके आयोजन को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और संबंधित अधिकारियों को पानी, सड़क, स्वास्थ्य और खाने पीने से लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। यह मेला 30 से 31 तारीख तक आयोजित होगा और इसमें 15 से 20 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। एक ही दिन की बैठक थी, तो 30 और 31 को वहाँ पे हनोल का जो जागड़ा होता है वहाँ पे महासू देवता जी के मंदिर में है। करीबन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 15 हजार की तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि उधर दोनों बॉर्डर एरिया है तो वहाँ से भी लोग आते हैं और जो लोकल हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो उसी की तैयारियों की समीक्षा ली गई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, हमारी पानी की, बिजली की, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो गई। देहरादून में आजकल जाम की समस्या हर सड़क चौराहे पर बनी हुई है। वहीं जाम की समस्या से लोग काफी परेशान रहते हैं और उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जहां एक ओर प्रशासन लोगों को जाम से निजात दिलाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं ट्रैफिक के बिगड़ते हालात पर देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि एसएसपी के तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को देखा जा रहा है और जरूरत पड़ने पर भी ट्रैफिक व्यवस्था का मुआवजा करते रहती हूं और चालान भी ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ही काटे जा रहे हैं। देहरादून से ये खबर है, जहां पर डीएम ने बताया कि एसएसपी ने ये बयान दिया है। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्थाओं का भी उचित समय पर जो है जायजा लेते रहती हूं। जाम की समस्याओं से लोग लगातार परेशान हैं। ट्रैफिक की तो क्योंकि यहाँ पे एसएसपी लेवल पे इसकी समीक्षा होती है और मेरे द्वारा भी समय समय से पूछा जाता है, तो जो भी ट्रैफिक के नियम कानून है और जो नियम अनुसार ही चालान काटा जाता है। अगर कोई इशू होगा तो मैं वहाँ पे भी एक बार संदर्भित कर दूंगी। स्मार्ट सिटी में मेन स्मार्ट रोड का काम है, जिसकी वजह से जो यातायात का जो इशू है, ट्रैफिक का जो इशू है, तो उसमें अभी कार्रवाई चल रही है और संभवतः हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों एक अलग ही विवाद छिड़ गया है। दरअसल 2 दिन पहले किसी यात्री द्वारा हरिद्वार के वीआईपी घाट पर अपने पालतू कुत्ते को मां गंगा में स्नान कराया, जिसका किसी स्थानीय व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसके बाद हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने को लेकर अब नियम बनाने की चर्चा शुरू कर दी है। बता दें कि तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अब पुलिस ने जहां ऑपरेशन मर्यादा चलाया था, वहीं अब हम भी जल्द कोई न कोई बड़ी कार्रवाई इन जैसे लोगों के खिलाफ करेंगे। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि लगातार धर्मनगरी हरिद्वार में तीर्थ स्थल की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें कुत्ते को मां गंगा में नहलाया जा रहा है। उज्जवल पंडित ने कहा कि आप अपने पालतू जानवर से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ स्थल की मर्यादा का भी ख्याल रखें। वर्णन है, शास्त्रोक्त वर्णन तो इस प्रकार से है कि व्यक्ति को कुत्ता घर में पालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में कुत्ता पला हो उसमें पितृ भी उसका श्राद्ध स्वीकार नहीं करते, श्राद्धान्न ग्रहण नहीं करते। ये जीव जिस चीज को देख लेता है या जिसकी स्थिति को सूंघ लेता है वो अशुद्ध हो जाती है, भगवान को स्वीकार नहीं होती वो। एवं गरुड़ पुराण में वर्णन है
कि जो व्यक्ति घर में कुत्ता पालता है या ऐसे स्थानों पर कुत्ते को लेकर जाता है और उस स्थान की मर्यादा का उल्लंघन करता है, वो अगले जन्म में मरने के पश्चात चांडाल बनता है और कुत्तों के साथ ही रहना उसको जीवन में लिखा जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ा चिंता का विषय है और जिसे कहें कि दुर्भाग्य का विषय है। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ गलत प्रकार के लोग और गलत भावना के साथ अपने पालतू जानवरों को लाकर गंगा में इस प्रकार स्नान कराना और यहां आकर सोशल मीडिया या अन्य कृत्यों के लिए अमर्यादित कृत्य करना, यह अब चिंता का विषय बन चुका है। मुझे लगता है कि अब जितना आदर सत्कार और सम्मान इन श्रद्धालुओं का होना था वो हो चुका है। उधर रुड़की के शांकुभरी एनक्लेव निवासी लोगों ने मोहम्मदपुर ग्राम के लोगों पर ग्रामवासियों की नाली का गंदा पानी नाली तोड़कर कॉलोनी में डालने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन के अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर गांव के पास शाकुंभरी एनक्लेव नाम से रिहायशी कॉलोनी है, जिसमें सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर परिवार पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। कॉलोनी निवासियों का आरोप है कि ग्राम वासियों का नाली का पानी पहले सीधा तालाब में जाता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ग्रामीणों के द्वारा मनमानी करते हुए रातों रात नाली का रुख मोड़कर कॉलोनी के तरफ कर दिया, जिससे सारा गंदा पानी कॉलोनी की सड़कों पर भर गया है। इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद व प्रशासनिक अधिकारियों से भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। उन्होंने स्थानीय पार्षद व प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई कि उनकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें, जिससे कि कॉलोनी वासियों को समस्या से निजात मिल सके। तो रुड़की से यह खबर है, जहां पर शाकुंभरी एनक्लेव के जो रिहायशी लोग हैं, जहां पर जो लोग रहते हैं ज्यादातर उनमें से सैनिकों के परिवार हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है और शिकायत भी कई बार पार्षद से की है और संबंधित अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है कि जिस तरीके से गांव वासियों ने जो नाली का गंदा पानी है उनका रातों रात मोड़कर उनके एनक्लेव की तरफ कर दिया, जिससे कि कॉलोनी की सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है और उनको निकलने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। उधर हल्द्वानी के एमबीपीजी महाविद्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब महाविद्यालय के मुख्य गेट से धारदार हथियारों और तमंचे के साथ 30 से 40 के करीब की संख्या में कुछ युवक घुस आए। इसमें से कुछ लोगों को वहां मौजूद युवकों ने पहचान लिया। ये युवक आईटीआई क्षेत्र के आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन लोगों को आईटीआई गैंग का बताया जा रहा है। आरोप है कि इन युवकों ने कॉलेज में घुसते ही अवैध हथियारों से फायरिंग करनी शुरू कर दी और बीकॉम फाइनल में पढ़ने वाले छात्र शिवम विष्ट के साथ मारपीट की। छात्र पर तलवार से वार किया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे इस इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईटीआई गैंग के उपद्रव के दौरान कॉलेज में मौजूद कुछ छात्रों और अन्य युवकों ने मोबाइल से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया। घटना की सूचना मिलते पर पुलिस ने मामले की जांच आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हल्द्वानी के इस विश्वविद्यालय का ये मामला है। एमबीपीजी कॉलेज में आईटीआई गैंग का आतंक किस तरीके से बरपा, ये इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से 40 से 50 लोग जो है हथियारों के साथ इस विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल होते हैं और एक बीकॉम के छात्र पर धारदार हथियारों से हमला बोल देते हैं। देखिए किस तरीके से जो है आपस में मुठभेड़ यहां पर लोगों के बीच में हुई है, छात्रों के बीच में देखने को मिल रही है। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया गया, जिसको लेकर पुलिस पर संज्ञान में आई और हरकत में आकर पुलिस ने कार्रवाई की। हम लोग दोस्त की तरह क्रिकेट खेल रहे थे शाम को। हम लोग कुछ जो हमारे कॉलेज का ग्रुप है लड़के कॉलेज खेलते हैं, तो में 25-30 लोग आते हैं और एक इंटेंशनली एक शिवम विष्ट नाम का हमारा छोटा भाई है, उस पर हमला करते हैं। कौन लोग हैं जो आगे कॉलेज के अंदर हमला कर रहे हैं?
ये उसमें 2 लोगों की पहचान हुई है अभी, और बाकी लोगों की अभी इकट्ठा आ गया अचानक। हाँ, पूरा एक भीड़ जिसे कहते हैं, क्राउड कहते हैं, बिल्कुल एक हमला करने के इंटेंशन से 25-30 लोगों का क्राउड है। ये डिग्री कॉलेज में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ लड़कों द्वारा बाहर से आकर उन पर हमला किया गया है। मैं यहाँ पर जो हॉस्पिटल में एडमिट लड़का है उसको देखने आया हूँ और इसमें तहरीर प्राप्त हो गई है संज्ञा धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके, और जो लोग जिन्होंने ये काम किया है, लड़के के साथ मारपीट की है, उनकी अरेस्टिंग के लिए टीमों का गठन। अगली खबर का रुख करते हैं। परिजनों की डांट से नाराज होकर एक नाबालिग मथुरा से भागकर पहले देहरादून और फिर ऋषिकेश पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की नजर जब संदिग्ध रूप से घूम रहे नाबालिग पर पड़ी तो पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की। घर का पता बताने पर जीआरपी ने मथुरा पुलिस से संपर्क कर परिजनों को जानकारी दी। फिलहाल जीआरपी ने नाबालिग को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले कर दिया है। पहले पूछताछ करने पर नाबालिग ने अपना पता हर की पैड़ी हरिद्वार बताया। जीआरपी ने जब हर की पैड़ी पुलिस से संपर्क कर पते की जांच कराई तो पता फर्जी निकला। विश्वास में लेकर जीआरपी ने फिर नाबालिग से पूछताछ कर सही पते की खोज की तो नाबालिग ने बताया कि वह मथुरा का रहने वाला है और परिजनों की डांट से नाराज होकर पहले देहरादून और अब ऋषिकेश पहुंचा है। जीआरपी ने मथुरा पुलिस से संपर्क कर परिजनों को उनका बेटा मिलने की जानकारी दी। कल दिनांक 15 अगस्त के अवसर पर एक लड़का था यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठा था, तो मेरे द्वारा और एक मेरे साथ के कांस्टेबल मनीष राठी द्वारा उस बच्चे से पूछताछ की गई। तो उस बालक द्वारा ये बताया गया कि मैं हरिद्वार का हूँ। तो हम वहाँ हरिद्वार में पता किया, लेकिन हरिद्वार से कुछ पता नहीं चल पाया। तो उस बालक को भरोसे में देखकर फिर से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीपक बताया और उसने बताया कि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद हमने मथुरा में पूछताछ की और उसका घर महावन थाने में पड़ता है। तो महावन थाने से पूछताछ की गई और उसके घर में सूचना दे दी गई। उधर टेहरी गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत गुम हुए 51 मोबाइलों को पुलिस की एसओजी टीम ने अलग अलग क्षेत्रों से बरामद किए, जिन्हें पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने अपने हाथों से मोबाइल के मालिकों को लौटा दिए। वहीं मौके पर ही लोगों ने पुलिस और एसओजी की टीम का धन्यवाद भी अदा करते हुए जमकर तारीफ की। पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने बताया कि गुड वर्क करने पर एसओजी की टीम को बतौर इनाम 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये 51 फोन जो हैं जो लोग खो गए थे, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो ये एसओजी की एक डेडिकेटेड टीम द्वारा एक टीम बनाई गई थी जिन्होंने ये फ़ोन रिकवर किए। इनकी वैल्यू जो है लगभग 9,34,000 रुपये है और ये लोगों को बुला के आज उनको वापस करे गए हैं और बड़ा अच्छा काम किया एसओजी ने। मेरी तरफ से ये पूरी टीम जो इसमें जिन्होंने फ़ोन का रिकवर कराए हैं फ़ोन, 10,000 का इनाम पूरी टीम को मैं दे रहा हूं। खबर काशीपुर से है, जहां जगह जगह नशा कारोबारियों ने अपना मकड़ जाल फैला रखा था, जिसको लेकर काशीपुर पुलिस बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन ये दावे हवा हवाई होते हुए थे, क्योंकि नशा कारोबारियों पर कार्रवाई सिर्फ मात्र नाम की ही की जाती थी। वहीं जब काशीपुर सीओ का चार्ज वीर सिंह ने संभाला तो उसके बाद सीओ वीर सिंह ने लोगों की मदद से नशे के खिलाफ काम करना शुरू किया, जिसमें काशीपुर सीओ को काफी मदद मिली और समाज में नशा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ कारोबारियों को यहां पर जिला तबादला किया। ये हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में लगातार नशे के विरुद्ध हमारे द्वारा अभियान चलाए जाते हैं। इसमें हम 2 फ्रंट पे काम करते हैं। एक तो अवेयरनेस हम फैलाते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। स्कूल्स में या जगह जगह जनसभाएं लेकर हम लोगों को अवेयर करते हैं कि नशे के प्रति जागरूक रहना है, अपने बच्चों पे नज़र रखनी है। खासकर जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जैसे टीचर्स भी नज़र रखें, घर वाले भी नज़र रखें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो फिर वो गलत संगत में नहीं पड़े।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बचेली खाल के पास खाई में गिरकर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस ने एसडीआरएफ की सहायता से शव को खाई से बाहर निकाला और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि अकोला महाराष्ट्र निवासी कुमुद अपने पति राम शंकर राव के साथ तीर्थ यात्रा पर आई थी। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद दोनों पति पत्नी बस में सवार होकर हरिद्वार के लिए निकले, जहां देवप्रयाग थाना क्षेत्र अंतर्गत अचानक बस में बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और महिला ने ड्राइवर से बस रुकवाकर नीचे उतरी। तभी अचानक महिला का बैलेंस बिगड़ गया और वो खाई में जा गिरी। तो देवप्रयाग से यह खबर है, जहां पर एक दंपत्ति तीर्थयात्रा के लिए आए हुए थे, जो कि जिसमें महिला का बैलेंस बिगड़ने से वो खाई में गिर गई, जहां पर उसकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ बता दें आपको कि दो दंपत्ति जो है पति पत्नी यहां तीर्थ यात्रा के लिए आए हुए थे, जो कि बस में सवार होकर यात्रा कर रहे थे, लेकिन अचानक से महिला की तबीयत खराब हुई। महिला ने बस को रुकवा कर नीचे उतरना चाहा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो खाई में जा गिरी, जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। उधर 19 कुमाऊं रेजिमेंट के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला बर्फीली तूफान की चपेट में आकर शहीद हो गए थे। उस तूफान में 19 जवान शहीद हुए थे, जिसमें से 14 के शव बरामद हो गए थे, लेकिन 5 शव नहीं मिले थे। 38 साल बाद जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर उनके घर हल्द्वानी लाया जा रहा है, 38 साल बाद सियाचिन में चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर मिला है। इसकी सूचना सेना की ओर से उनके परिजनों को दी गई। बता दें कि 38 साल पहले जब उनके पति शहीद हुए थे तो उन्होंने बिना शव मिले ही रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था। शव न मिलने की वजह से शांति देवी और उनकी बेटी उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी थी। अब जब सेना की तरफ से सूचना दी गई तो बेटियों को अपने पिता का चेहरा देखना नसीब हो सकेगा। इसके बाद सैनिक सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में उनके हल्द्वानी स्थित आवास पर लाया जाएगा। सेना, पुलिस के जवान और स्थानीय जनता उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। वहीं शहीद जवान के घर पर इस समय गमगीन माहौल है। सर, ये उनका किट बैग है जो लड़ाई के टाइम का है। ये उनका ब्रावो कंपनी 5 प्लाटून, ये उनका आर्मी नंबर 4164-584, ठीक है। ये 1982 में इनको इशू हुआ था, 1 जून 1982 को इशू हुआ था। तो ये उनका जब सामान वापस आया था तो ये उनके साथ वापस आया था। कोरोना काल में लक्सर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली पैसेंजर गाड़ियां बंद कर दी गई थी, जिनका रेलवे ने पुनः संचालन शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार ज्यादातर गाड़ियों को जो लक्सर से होकर गुजरती थी उन्हें बाईपास से निकाल दिया गया, जिससे हर रोज आने वाले व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों को समस्या हो रही है। व्यापारी ने लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर 1 दिवसीय धरना दिया और स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि जो पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन लक्सर से होकर गुजरती थी, जिन्हें बाईपास निकाल दिया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से लक्सर रेलवे स्टेशन तक भेजा जाए, जिससे आम आदमी को मिलने वाली सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो हम इसके लिए आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। जो रेल प्रशासन आंख बंद किए बैठा है और लक्सर स्टेशन पर जो ट्रेनें आया करती थी उन ट्रेनों को बाईपास सभी ट्रेनों को निकाल दिया है और यहां तक कि जो पैसेंजर ट्रेन लक्सर में पहली लोकल और दूसरी लोकल आया करती थी, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों का और क्षेत्रीय जनता का भला होता था, उन दोनों ट्रेनों को भी लक्सर बाईपास से कर दिया गया है, जो दैनिक यात्रियों को और हमारे स्थानीय व्यापारियों को बिल्कुल भी नागवार गुजरा। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर
कला गांव निवासी सचिन पर गांव के बाहर पहले से ही घात लगाए बैठे मांगेराम, कुलदीप, राजू, धर्म सिंह ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून एम्स के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि जान से मारने की नीयत से हमला करने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने महज मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले को दबाने का काम कर रही है। और आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आरोपी उसके परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी धमकी देने लगे हैं। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की मांग की है। अब उन्होंने मुझे बुलाया, सिर में एकदम मार दिया। अब मैंने FIR कराई इसकी, अब वहां से कोई एक्शन नहीं ले रहा। 10 दिन हो गए। अब मैंने सुबह चौकी में फोन किया था कि इस चीज पे जांच क्यों नहीं हो रही। मैं घर से बाहर पड़ा हूँ, मेरे जागतों को धमकी दी जा रही है। ये बोल रहे हैं अगर जाकर गली में भी जा रहे हैं कि जिक्र तेरे चाचा का सिर फोड़ दिया, कर तेरे पापा का फोड़ देना। हाँ बस घर पे तो बुला कर ले गए और फिर अपना मार पिटाई कर दी। अकेला लड़का था और अकेला था, ये गया था तो मेरी तरफ तो अकेला था। बात लाने कर क्या पूरा अपने भरोसे में झगड़ा कर क्या, मेरा नाम लिख लो। अपने भरोसे में झगड़ा कर क्या, मैं किसी तेरे भरोसे में नहीं है। 3 आदमी नु कह रहे थे, हम दुकान पर जा रहे थे, राजू नु कह रहा था वहाँ क्या कहो जिक्र चाचा का सिर फोड़ डालनी, अपना चाचा बता दे अन्नी तेरा पापा का सिर फोड़ दो। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। हल्द्वानी पहुंचा शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे धान मिल डहरिया। शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। 38 साल पहले सियाचिन में शहीद हुए थे चंद्रशेखर। 38 साल से बर्फ में दबा था चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर। तो इस वक्त बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, हल्द्वानी पहुंच चुका है शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचे, शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 38 साल पहले सियाचिन में शहीद हुए थे चंद्रशेखर। तो